डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपके पास में प्रोज के 2 चैप्टर भेज जा चुके हैं, जिसमें द इंचेंटेड पूल और ए लेटर टू गॉड आपके पास जा चुका है, जिसमें किस तरह से पेपर में पूछा जाएगा वो सारा पैटर्न मैंने भेजा है। तो आज चैप्टर नंबर 3 दी गंगा। दी गंगा जो है उसके चैप्टर कुछ पार्ट आज आप पढ़ा जाएगा। वैसे तो सप्लीमेंट्री का तो काम भी ख़त्म हुआ है। पोएट्री में 4 पोएम है, 2 आपको भेजी जा चुकी हैं, 1 बची हुई है। तो आप अपनी तैयारी को एक सही स्वरूप प्रदान करें, जिससे कि आने वाले टेस्टों में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में टीच करूंगा। इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है, आप थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझ में भी आएगा। और इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित ये चैप्टर है, जिसमें उन्होंने गंगा को एक ऐसी नदी के रूप में बताया है कि जिसका उनकी दृष्टि में कोई धार्मिक अर्थ नहीं है। वो केवल इसे भारत की नदी मानते हैं और ये भी दर्शाने का प्रयास किया है कि ये नदी भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये भी बताया है कि किस प्रकार से और क्यों ये नदी उन्हें प्रिय रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि धार्मिक भावना से मेरे को संबंध नहीं, लेकिन पुरानी संस्कृति को मैं जरूर अपनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए गंगा से मेरा लगाव है। और वो क्या बताना चाहते हैं, ये उनकी एक विल थी जो उन्होंने 1954 में लिखी थी, और ये बताने का प्रयास किया था कि मेरे बाद क्या किया जाए, क्योंकि उनके परिवार की आज तक भी अस्थियां और राख आनंद भवन में कलशों में भरी रखी हैं। अगर आप इलाहाबाद जाएं तो आनंद भवन को आप देखें तो आपको वो आज भी कलश में रखी हुई दिखाई देंगी। शायद नेहरू जी के मन में यही बात थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को इस प्रकार से सुरक्षित न रखा जाए, बल्कि उसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये बात उन्होंने अपनी इस वसीयत में 1954 में ही लिख दी थी। वो क्या कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do to repay even a small fraction of it. I have received, मुझे प्राप्त हुआ है, so much love and affection, इतना अधिक प्रेम और स्नेह, from the Indian people, भारतीय लोगों से, मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ है, दैट नथिंग, कि और कोई चीज़ हो नहीं सकती, दैट आई कैन डू टू रिपे, कि मैं वापस लौटा सकूं, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि उसका एक अंश मात्र भी। भारतीय लोगों से मुझे इतना अधिक स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको मैं इस प्रेम के बदले में उसका एक अंश मात्र भी उन लोगों को लौटा सकूं। एंड इंडेड
देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। और वास्तव में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि स्नेह जैसी पवित्र या मूल्यवान चीज़ के बदले में कुछ दिया जा सके, क्योंकि स्नेह ऐसी चीज़ है कि जिसका वैल्यूएशन हम किसी भी चीज़ में नहीं आंक सकते। इसने कहा है कि वास्तव में कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि जिसके बदले में हम उसका कुछ भाग भी वापस दे सकें। मनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी। बहुत से लोगों ने मुझे प्रेरणा प्रदान की, बहुत से लोगों ने मेरा सम्मान किया, लेकिन स्नेह तो मुझे भारत के सभी वर्गों का प्राप्त हुआ है। इन सच अबेंडेंट मेजर, और जो इतनी अधिक मात्रा में है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि जिसे प्राप्त करके मैं गदगद हो गया हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, कुछ लोगों ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे अवश्य प्राप्त हुआ है। और वह स्नेह इतना अधिक मात्रा में है कि जिसे पाकर मैं पूरा गदगद हो गया हूँ। I can only express the hope that in the remaining years, मैं तो केवल यही आशा कर सकता हूँ कि in the remaining year, कि आने वाले वर्षों में, I may live, जब तक मैं जीवित रह सकूँ, I shall not be unworthy of my pupil and their affection। मैं अपने उन लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य सिद्ध न हो पाऊँ। एक बार इस पैराग्राफ की हिंदी देखिए। मुझे भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि ऐसी की चीज़ नहीं हो सकती कि जिससे मैं उसका छोटा सा अंश भी लौटा सकूं। और वास्तव में स्नेह जितनी कीमती चीज़ के स्थानापन्न या उसके स्थान पर और कोई चीज़ वास्तव में हो भी नहीं सकती। बहुत से लोगों ने मुझे प्रेरित किया, कुछ लोगों ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन भारत के सभी वर्गों का स्नेह मुझे बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त अवश्य हुआ है, जिसे पाकर मैं गदगद हो गया हूँ। मैं तो केवल यही आशा कर सकता हूँ कि अपने जीवन के आने वाले समय में, जब तक मैं जीवित रहूँ, मैं अपने उन लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य सिद्ध न हो पाऊँ। टू माई अननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, मेरे बहुत से अनगिनत कार्यकर्ता और सहयोगी, आई वॉ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिनके प्रति मैं बहुत हृदय से पूर्ण रूप से कृतज्ञ हूँ। मैं अपने अनगिनत कार्यकर्ता और साथियों का अपने हृदय से बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। We have been joint partners in a great undertakings and have shared the triumphs and sorrow which inevitably accompany them. We have been joint partners, जिनके साथ में मैं साझेदार रहा हूँ बड़े बड़े काम करने का, और उनकी जीत और उनके दुख में, जो अनिवार्य रूप से जीवन का एक अंग है, साथ रहते हुए
जो मेरे साथ रहते हुए जीवन के उस अनिवार्य रूप में उनके सुख और दुख या जीत में मैं हमेशा हिस्सेदारी करता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि नेहरू जी चाहते हैं और बताते हैं कि मेरे अनगिनत कार्यकर्ता और सहयोगियों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जिनके साथ में बड़े बड़े कार्य करते हुए उनके सुख दुख जीत या हार में मैं अवश्य रूप से उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। आगे वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड। वह कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर देना। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी विदेश में मर जाऊं तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार करना। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी उस राख को इलाहाबाद भेज देना। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उस राख में से एक छोटी सी मुट्ठी भर राख गंगा जी में डाल दी जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और उसका शेष भाग जो बचा हुआ ज़्यादातर भाग है उसको नीचे लिखे गए तौर तरीके के अनुसार डिस्पोज कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, उनकी राख का कोई भी भाग बचा करके या सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। एक बार इस पैराग्राफ की हिंदी देखिए आप कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर का दाह संस्कार करना। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो जाए तो मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर देना और मेरी राख को इलाहाबाद भेज देना। उस राख में से एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में डाल दी जाए और उसके अधिकांश बचे हुए भाग को नीचे लिखे हुए तौर तरीके के अनुसार समाप्त कर दिया जाए। उसका कोई भी भाग बचा हुआ या सुरक्षित न रखा जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके जो परिवार है, उनके परिवार की जो अंत्येष्टि की राख है वो आज भी कलशों में भरी हुई है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी वसीयत में बात लिखी कि उनकी राख को पीछे बचा करके न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस साइग्निफिकेंस so far as I am concerned। मेरी इच्छा के अनुरूप मेरी उस राख में से एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा जी में डाल दी जाए तो इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि आमतौर से हिंदू लोग इस चीज़ को धार्मिक महत्व से जोड़ते हैं। इसीलिए नेहरू कहते हैं कि एक मुट्ठी भर राख उसमें डालना एक धार्मिक महत्व की चीज़ नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा मानना है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई भी भावुकता नहीं रखना चाहता या मेरी इस मामले में कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा
and the Jamna rivers in Allahabad ever since my childhood. I have been attached, मेरा लगाव रहा है, टू दी गंगा, गंगा से, एंड द जमुना रिवर्स, और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने कभी बचपन से ही। मेरा लगाव गंगा और यमुना नदियों से बचपन से ही रहा है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो ये लगाव भी मेरा बढ़ता गया। आई हैव वैच्ड देयर वेरिंग मूड्स इन द सीजन्स चेंज्ड, मैंने देखे हैं उसके अनेक अवस्थाओं को बदलते हुए मौसमों के अनुसार। मैंने उसके बदलते हुए मौसमों के अनुसार उसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैं अक्सर उस इतिहास के बारे में सोचता हूँ। एंड माइथ, उन पुरानी कथाओं के बारे में सोचता हूँ। एंड ट्रेडिशन, उन परंपराओं के बारे में सोचता हूँ। एंड सॉन्ग, उस गीत के बारे में। एंड स्टोरी, उस कहानी के बारे में। दैट हैव बीकेम अटैच्ड, जो कि उसके साथ में जोड़ दी गई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेज, लंबे युगों से जो उसके साथ में जोड़ दी गई हैं। बीकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और जो उसके बहते हुए जल का एक अंग बन चुकी हैं। इसकी हिंदी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार उस राख में से एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा जी में डाल दी जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, और न मैं इस मामले में कोई धार्मिक रूप से भावुक हूँ। मेरा लगाव तो गंगा और यमुना नदी से इलाहाबाद में बचपन से ही रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा लगाव भी बढ़ता गया। मैंने उसकी विभिन्न बदलते हुए मौसम में उसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखा है, और जब मैं उसके इतिहास के बारे में, उसकी पौराणिक कथाओं के बारे में, उन परंपराओं, गीत और कहानी के बारे में सोचता हूँ जो युगों युगों से उसके साथ में जोड़ दी गई हैं, वो उसके आज बहते हुए जल का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज केवल इसका इतना ही पार्ट रखा जाएगा। शेष भाग इसका अगली वीडियो में आपको देखना। आपको ध्यान रखना है कि जितना पैराग्राफ पढ़ाया है इसको हिंदी में अच्छी प्रकार से यदि आपको आ जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन आपको छांटने में या उनके आंसर लिखने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। और यदि आपको पता नहीं चलेगा कि इस पैराग्राफ में क्या है, तो आप इसी कॉम्प्रिहेंशन भी सही रूप से नहीं पहचान पाओगे। इसलिए दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चंस आंसर या लॉन्ग क्वेश्चंस आपको भेजाएंगे उनका संबंध इन चीज़ों से लगातार है, तो आप अगर ध्यान से समझ पाएंगे तो उन प्रश्नों को भी समझने में आपको सहायता मिलेगी। थैंक्स।